हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, हम सुन रहे हैं श्री शरत चंद्र जी द्वारा रचित उपन्यास दत्ता का भाग 2। अच्छे से पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, मैं आशा करती हूँ आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भाग। 2 महीने हुए वनमाली का स्वर्गवास हो गया। उनके कलकत्ता के विशाल घर में विजया इस समय अकेली है। उसकी देश की जमीन जायदाद की देखभाल रास बिहारी करते थे और इसी नाते एक प्रकार से उसके अभिभावक बन बैठे हैं। लेकिन वह स्वयं गांव में रहते हैं, इसलिए विजया की देखभाल की जिम्मेदारी उनके बेटे विलास बिहारी पर आ पड़ी है। वही उसका वास्तविक अभिभावक बन बैठा है। उन दिनों प्रत्येक ब्रह्म परिवार में सत्य, सुनीति, सुरुचि शब्द बहुत बड़े बनाकर सिखाए जाते थे, क्योंकि विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाकर हिंदू युवक जब माता पिता, देवी देवता और प्रतिष्ठित समाज के विरुद्ध विद्रोह करके इस समाज के रजिस्टर में अपना नाम लिखा बैठते थे, तब ये शब्द ही टेक लगाकर उनके अपरिपक्व मस्तिष्क को गर्दन पर सीधा रख पाते थे। झुककर और टूटकर गिरने नहीं देते थे। वे कहते, जो सच समझेंगे वही करेंगे, चाहे माँ के आंसू हो, चाहे पिता की ठंडी लंबी सांसें। कुछ भी देखने सुनने की आवश्यकता नहीं। वे सारी दुर्बलताएं प्रयत्नों से दूर करेंगे, वरना प्रकाश का पता नहीं पा सकेंगे। और ये सब बातें विजया ने भी सीख ली थी। आज गांव से विलास बाबू बूढ़े नशेबाज जगदीश की मृत्यु का समाचार लेकर आए थे। वह विजया के पिता के मित्र अवश्य थे, लेकिन जब विलास बाबू कहने लगे कि किस तरह शराब पीकर बेहोश होकर जगदीश छत पर से गिरकर मर गए, तब ब्रह्म धर्म की सुनीति का स्मरण करके विजया ने पिता के इस अभागे मित्र के विरुद्ध घृणा से हो बिगाड़ने में रत्ती भर भी संकोच नहीं किया। विलास कहने लगा, जगदीश मुखर्जी मेरे पिता का भी बचपन का मित्र था, लेकिन वह उसका मुंह तक नहीं देखते थे। वह 2 बार रुपए उधार मांगने आया था। पिताजी ने दोनों ही बार नौकर से उसे फाटक के बाहर निकलवा दिया था। वह हमेशा कहा करते हैं कि इन अनाचारियों को आश्रय देना मंगलमय भगवान के श्री चरणों में अपराध करना है। विजया ने सहमति प्रकट की, बोली, बिल्कुल सच कहते हैं। विलास उत्साहित होकर व्याख्यान दाता की तरह कहने लगा, मित्र हो या कोई भी हो, दुर्बलता के कारण किसी भी प्रकार ब्रह्म समाज के चरम आदर्श को गिराना उचित नहीं है। न्याय से जगदीश की सारी संपत्ति अब हमारी है। उसका बेटा पिता का कर्ज चुका सके तो ठीक है, ना चुका सके तो कानून के अनुसार हमें इसी समय सब कुछ अपने हाथ में ले लेना चाहिए। असल में छोड़ देने का हमें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इन रुपयों से हम अनेक भले काम कर सकते हैं। समाज के किसी लड़के को विलायत भेज सकते हैं, धर्म प्रचार में खर्च कर सकते हैं, और न जाने कितने अच्छे काम कर सकते हैं। तो क्यों ना करें? जगदीश या उसका लड़का तो हमारे समाज का भी नहीं है जो उस पर किसी प्रकार की दया की जाए। पिताजी ने मुझे आपके पास यह कहकर भेजा है कि आपकी सहमति पाते ही वह सब कुछ ठीक ठाक कर डालेंगे। विजया मृत पिता की अंतिम बातें याद करके कुछ सोचने लगी। एकदम उत्तर न दे सकी। उसे संकोच में देख विलास जोर देकर दृढ़ स्वर में बोला, नहीं नहीं, मैं किसी भी तरह आपको टाल टूल नहीं करने दूंगा। दुविधा और दुर्बलता पाप है, केवल पाप ही क्यों, महापाप है। मैंने मन ही मन संकल्प किया है कि उसका मकान आपके नाम लिखवाकर मैं वह करूंगा जो कभी नहीं हुआ। गवई गांव में ब्रह्म मंदिर की स्थापना कर देश के अभागे मूर्ख लोगों को धर्म की शिक्षा दूंगा। एक बार सोचिए तो सही, इन लोगों की मूर्खता से तंग आकर ही तो आपके स्वर्गीय पिताजी ने देश छोड़ा था। उनकी पुत्री होकर क्या आपके लिए उचित नहीं है कि यह निष्कलंक प्रतिशोध लेकर
उन्हीं का महान उपकार करें? बताइए, आप ही इस बात का उत्तर दीजिए। विजया विचलित हो उठी। विलास ने दृढ़ स्वर में कहा, सारे देश में कितना नाम हो जाएगा, कैसी धूम मच जाएगी, सोच कर तो देखिए। हिंदुओं को स्वीकार करना ही होगा और यह कराने की जिम्मेदारी मुझ पर है कि ब्रह्म समाज में मनुष्य है, हृदय है, स्वार्थ त्याग है। जिसको निर्वासित करके देश से विदा कर दिया था, उसी महापुरुष की पुत्री ने उनके कल्याण के लिए यह महान त्याग किया है। सारे भारतवर्ष में कितना व्यापक मॉरल इफेक्ट होगा, बताइए तो। यह कहकर विलास बिहारी ने सामने की मेज पर जोर से हाथ पटका। सुनते सुनते विजया मुग्ध हो गई। इतने बड़े नाम का लोभ संवरण करना वास्तव में 18 वर्ष की लड़की के लिए संभव नहीं। उसने पूरी सहमति देकर कहा, उनके लड़के का नाम सुना है नरेंद्र है, अब वह कहाँ है जानते हो? विलास ने कहा, जानता हूँ, अभागे पिता की मृत्यु के बाद वह घर आ गया है और श्राद्ध करने के बाद से वहीं रहने लगा है। विजया ने कहा, आपसे लगता है बातचीत होती है। बातचीत? छी, आप मुझे क्या समझती हैं, बताइए तो। यह कहकर विलास बाबू हंसे और बोले, मैं तो सोच ही नहीं सकता कि जगदीश मुखर्जी के लड़के से बात करनी चाहिए। तो भी उस दिन रास्ते में सहसा पागल जैसे एक नए आदमी को देखकर मैं चकित हो गया। सुना वही नरेंद्र मुखर्जी है। विजया ने अब कौतूहल से पूछा, पागल जैसा? सुना है वह तो शायद डॉक्टर है। विलास बाबू ने घृणा से सारे अंगों को सिकोड़ कर कहा, ठीक पागल जैसा डॉक्टर? मुझे विश्वास नहीं। सिर के बड़े बड़े बाल, जैसा लंबा वैसा ही रोगी सा, सारी पसलियां दूर से गिनी जा सकती हैं। यही तो रूप है, मानो ताड़ पत्ते का सिपाही हो। छी! वास्तव में अपने रूप पर गर्व करने का विलास को अधिकार था, क्योंकि वह ठिगना, मोटा और भरपूर जवान था। उसकी पसलियां वस्त्र उतार कर भी नहीं देखी जा सकती थी। वह और भी कुछ कहने जा रहा था कि विजया बोल उठी, अच्छा विलास बाबू, जगदीश बाबू के घर पर अगर हम दखल कर लें तो क्या गांव में एक भद्दा अपवाद ना उठ खड़ा होगा? विलास ने जोर देकर कहा, बिल्कुल नहीं। आपको 5-7 गांव में भी ऐसा एक भी आदमी नहीं मिलेगा जिसे इस नशेबाज से रत्ती भर भी सहानुभूति रही हो। ऐसा कोई भी आदमी उस पर गने में नहीं है जो उसके लिए आह कहे। फिर कुछ हंसकर बोला, लेकिन अगर ऐसा ना भी हो तो भी मेरे जिंदा रहते यह चिंता आपको नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरी राय है कि एक बार थोड़े दिन के लिए देश जाना आपका भी कर्तव्य है। विजया ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? मैं तो कभी वहां गई नहीं। विलास उत्तेजित होकर बोला, इसीलिए तो कहता हूं कि आपको जाना चाहिए। प्रजा को एक बार अपनी महारानी के दर्शन करने दीजिए। उन्हें इस सौभाग्य से वंचित करना महापाप है। लज्जा से विजया का चेहरा लाल पड़ गया। उसके नीचा मुंह करके कुछ कहने की कोशिश करते ही विलास बीच में बोल उठा, इसमें इधर उधर करने की बात नहीं है। आपको वहां कितने काम करने हैं। यह बात मैं आपके सामने ही कह सकता हूँ कि आपके पिता इतने बड़े जमींदार होकर भी कुछ पागल कुत्तों के डर से अपने गांव कभी वापस नहीं गए। यह उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। यह क्या हमारे ब्रह्म समाज का आदर्श है? यह तो किसी भी समाज का आदर्श नहीं है। पल भर चुप रहकर विजया बोली, लेकिन बापू के मुंह से सुना है देश का अपना घर रहने योग्य नहीं है। विलास बोला, एक बार कहिए तो आप वहां जाएंगी। हुक्म दीजिए, 10 दिन के अंदर ही उसे रहने योग्य बना दूंगा। सब मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं जी जान से ऐसी व्यवस्था कर दूंगा कि मकान आपकी संपूर्ण मर्यादा को संभाल सके। यह बात बहुत दिनों से बार बार मेरे मन में आ रही है कि आपको सामने रखकर मैं जो कुछ कर सकता हूँ उसकी कोई सीमा नहीं है। विजया की सहमति लेकर विलास चला गया। वह वहीं चुपचाप बैठी रही जो उसका गांव है, देश है। वहां वह जन्म से आज तक कभी नहीं गई, लेकिन बीच बीच में पिता के मुख से उसका बखान ही सुना। देश की बातें करने में उनके उत्साह और आनंद की सीमा नहीं रहती थी। लेकिन
तब वे कहानियां उसे जरा भी आकर्षित नहीं कर पाती थी। सुनती थी और भूल जाती थी। लेकिन आज न जाने कहां से अचानक ही वे सब भूली बातें साकार होकर आंखों के सामने नाच उठी। उसे लगने लगा कि उसके गांव का घर भले ही कलकत्ता की इस अट्टालिका के समान विशाल और शानदार नहीं है, लेकिन उसके 7 पुरखों की देहरी है। वहाँ बाबा, दादी, परदादी, उनके भी माता-पिता इस तरह न जाने कितने पुरखों के सुख-दुख और उत्सव, शोक में दिन कटे होंगे। उसके क्यों नहीं कटेंगे? गली के सामने हाजराओं के तिमंजिले मकान की आड़ में सूर्य छिप गया। इस बात को लेकर पिता के साथ उसकी न जाने कितनी बातें हो चुकी हैं। उसे याद आया कितनी संध्याओं में वह उस इजी चेयर पर बैठकर लंबी सांस छोड़कर बोले हैं, विजया, मैंने यह दुख अपने देश के घर में कभी नहीं पाया। वहाँ कभी किसी हाजरा की तिमंजली छत सूर्यास्त को इस प्रकार छिपाकर खड़ी नहीं हुई। तू तो जानती नहीं बेटी, लेकिन मेरी जो दोनों आंखें हृदय के अंदर उचक कर देखती हैं, वे स्पष्ट देख रही हैं कि अपनी फुलवारी के किनारे छोटी नदी इस समय सोने के जल में झलमल झलमल कर उठी है और उसके पार जितनी दूर भी नजर जाती है, मैदान के बाद मैदान के अंत में इस समय भी सूर्य भगवान जाते जाते भी गांव का मुंह छोड़कर नहीं जा सके हैं। बेटी, गली के मोड़ पर तू देख रही है कि दिन का काम पूरा करके घरों की ओर मनुष्यों की धारा बही चली जा रही है, लेकिन इस 10-12 हाथ जमीन को छोड़कर उनके साथ जाने का जरा सा भी तो रास्ता नहीं है। इस संध्या बेला में वहां भी तो मनुष्यों को स्रोत घर की ओर बहकर आता दिखाई देता है, लेकिन मुझे उसके हर गाय बछड़े के स्थान तक का पता रहता था बेटी। इतना कहकर वह अचानक एक बहुत ही गहरी सांस हृदय से निकालकर चुप हो जाते थे। एक दिन वह जिस गांव को छोड़ आए थे, उसके लिए इतने सुख, इतने ऐश्वर्य में भी उनका हृदय रोता रहता था। इस बात को विजया जब तब जान लेती थी, फिर भी उसने एक दिन भी इसके कारण पर विचार नहीं किया। लेकिन आज विलास बाबू के उस ओर उसका ध्यान आकर्षित करके चले जाने पर स्वर्गवासी पिता की यादें आ गई और उसकी समस्त छिपी वेदना का कारण सहसा पल भर में उसके मन में आलोकित हो उठा। कलकत्ता की इस असीम भीड़-भाड़ में भी वह किस प्रकार एकाकी जीवन व्यतीत कर गए हैं, आज उसे आंखों के आगे खड़ा देखकर वह भयभीत हो उठी। और आश्चर्य की बात यह कि जिस गांव, जिस घर से उसका जन्म से लेकर आज तक परिचय नहीं है, आज वही उसे पूरी शक्ति से खींचने लगा। बरसों से छोड़ा हुआ जमींदार का घर विलास की देखरेख में सुधारा जाने लगा। वह सारा अद्भुत सामान बैलगाड़ियों में लदकर कलकत्ता से रोजाना आने लगा, जिसे गांव वालों ने कभी देखा ही नहीं था। जमींदार की इकलौती बेटी अपने घर रहने आएगी, यह समाचार फैलते ही केवल कृष्णपुर ही नहीं, राधापुर, ब्रिजपुर, दिघड़ा आदि आसपास के 5-7 गांवों में भी हलचल मच गई। एक तो घर के निकट जमींदार का निवास हमेशा से ही लोगों को बुरा लगता रहा है, दूसरे जमींदार के गांव में न रहने का भी प्रजा को अभ्यास हो गया है, इसलिए उनके फिर से गांव में बसने की इच्छा सबको एक अन्याय और उत्पात सी लगी। मैनेजर रास बिहारी के कठोर शासन में उनके दुखों की यों ही सीमा नहीं थी। अब जमींदार की लड़की के गांव लौटने के शुभ उपलक्ष्य में वहां कौन सा नया उपद्रव खड़ा होगा। बाजार, मैदान, घाट, हर स्थान पर अशुभ चिंता चर्चा का विषय बन गया। स्वर्गवासी बूढ़े जमींदार वनमाली जितने दिन जीवित रहे, उतने दिन दुख में भी सुख था। किसी तरह एक बार कलकत्ता में उनके पास पहुंच जाने पर निराश होकर लौटना नहीं पड़ता था,
लेकिन जमींदार की बेटी की उम्र छोटी है और मिजाज गर्म है। रास बिहारी के लड़के के साथ विवाह का हल्ला भी गांव में फैल रहा है। वह मेम साहब ठहरी मलेच्छ हैं, इसलिए निकट भविष्य में ही रास बिहारी के पाजीपन की कल्पना करके किसी का मन सुखी नहीं रहा है। जनेऊधारी ब्राह्मणों के मन में भी नहीं और जनेऊ न पहनने वाले शूद्रों के मन में भी नहीं। इसी भय और चिंता में बरसात बीत गई। सर्दी के आरंभ में ही एक मधुर प्रभात में दो घोड़ों की खुली फिटन में चढ़कर तरुणी जमींदार कन्या सैकड़ों नर नारियों की भय तथा कौतूहल भरी नजरों के बीच हुगली स्टेशन से पुरखों के पुराने निवास स्थान में पहुंच गई। बंगाली कन्या है, 18-19 वर्ष पार हो गए हैं, लेकिन विवाह नहीं हुआ। खुल्लम खुल्ला जूते मोजे पहनती है, खाद्य अखाद्य का विचार नहीं करती। आदि निंदा गांव वाले एकांत में करने लगे और एक एक दो दो करके जमींदार का नजराना लेकर आने लगे। 5-6 दिन के बाद एक दिन सवेरे जब विजया चाय पीकर नीचे की बैठक में कमरे में विलास बाबू के साथ जमीन जायदाद के संबंध में बातचीत कर रही थी, एक नौकर ने आकर कहा, एक सज्जन मिलना चाहते हैं। विजया ने कहा, यहीं लिवा लाओ। इधर कुछ दिनों से प्रजा के छोटे बड़े लोग नजराना लेकर जब तब आते रहते थे, इसलिए उसने कोई विचार नहीं किया। लेकिन जैसे ही नौकर के पीछे आने वाले सज्जन पर नजर पड़ी, विजया विस्मित हो गई। उसकी उम्र अनुमान से 24-25 वर्ष की होगी, लंबा डील डॉल, लेकिन उस हिसाब से हृष्ट पुष्ट नहीं, दुबला पतला, रंग गोरा था। दाढ़ी मूछें बनी थी, पैरों में चट्टियां थी, बदन पर कुर्ता नहीं था, एक मोटी चादर थी जिसके झरोखे से जनेऊ के धागे दिखाई दे रहे थे। साधारण नमस्कार करके वह एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। इसके पहले जो कोई भला आदमी मिलने आया है, नजराने का रुपया हाथ में लेकर आया है, लेकिन उस व्यक्ति के आचरण में तो रत्ती भर संकोच नहीं है। उसके आने से केवल विजया को ही आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि विलास भी कम विस्मित नहीं हुआ। दूसरे गांव में रहने पर भी विलास उस ओर के सभी लोगों को पहचानता था। आगंतुक सज्जन ने ही बात शुरू की, बोला, मेरे मामा पूर्ण गांगुली आपके पड़ोसी हैं, बगल वाला मकान उन्हीं का है। मैं सुनकर अबाक रह गया कि उनके पुरखों के समय से चली आ रही दुर्गा पूजा आप अब की बार बंद करा देना चाहती हैं। इसका मतलब क्या है? यह कहकर उसने विजया के चेहरे पर नजरें जमा दी। प्रश्न और उसके पूछने के ढंग से विजया आश्चर्य में पड़ गई। विलास ने रूखे स्वर में कहा, आप क्या इसीलिए मामा की ओर से झगड़ा करने आए हैं? लेकिन किससे बात कर रहे हैं यह तो मत भूलिए। आगंतुक ने हंसकर कुछ जीभ दबाकर कहा, सो मैं नहीं भूला हूं और झगड़ा करने भी नहीं आया हूं। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ था, इसलिए अच्छी तरह जान लेने के लिए आया हूं। विलास ने हंसी उड़ाने के अंदाज में कहा, विश्वास क्यों नहीं हुआ? आगंतुक ने कहा, कैसे होगा बताइए भला। अकारण अपने पड़ोसी के धार्मिक विश्वास पर आघात कीजिएगा, इस बात पर विश्वास ना होना ही तो स्वाभाविक है। धर्म को लेकर तर्क वितर्क करना विलास का बचपन से ही अत्यंत प्रिय विषय रहा है। उत्साहित होकर छिपे उपहास से बोला, आपके लिए निरर्थक जान पड़ने पर भी किसी के लिए उसका अर्थ नहीं होगा, या आपके धर्म कहने से ही सब उसे सिर माथे रख लेंगे, इसका तो कोई कारण नहीं। मूर्ति पूजा हमारे लिए धर्म नहीं है और उसे बंद करना हम अन्याय नहीं मानते। आगंतुक ने गहरे आश्चर्य से विजया की ओर देखकर पूछा, तब क्या आप भी यही कहती हैं? उसके आश्चर्य से विजया को चोट पहुंची, लेकिन उसे छिपाकर वह सहज स्वर में बोली, मुझसे क्या आप इसके विरुद्ध विचार सुनने की आशा से आए हैं? विलास ने गर्व से हंसकर कहा, ऐसा ही जान पड़ता है, लेकिन यह तो विदेशी आदमी है, संभव है आपके विषय में कुछ भी ना जानते हों।
आगंतुक ने पल भर चुपचाप विजया के मुंह की ओर एकटक देखकर कहा, विदेशी ना होने पर भी मैं इस गांव का आदमी नहीं हूँ, ये बात सच है। तो भी मुझे आपसे ऐसी आशा नहीं थी। मूर्ति पूजा की बात आपके मुंह से नहीं निकली, फिर भी साकार निराकार का झगड़ा मैं नहीं उठाऊंगा। आप लोग ब्रह्म समाजी हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन गांव में यही तो एक पूजा है। पूरे वर्ष गांववासी इन 3 दिनों की आशा से बाट जोहते बैठे हैं। गांव आपका है, प्रजा आपके बेटा बेटी के समान है। यही आशा तो सब करते हैं कि आपके आने के साथ गांव का आनंद उत्सव 100 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा ना करके, आनंद की हत्या करके इतना बड़ा दुख दुखी प्रजा के सिर पर लाद दीजिएगा, यह विश्वास कर लेना क्या सहज है? मैं तो विश्वास नहीं कर सकता। विजया सहसा उत्तर न दे सकी। दुखी प्रजा के नाम से उसका कोमल मन पीड़ा से भर उठा। पल भर खामोशी छाई रही। फिर विलास बाबू विजया के शब्दहीन और स्नेह से आर्द्र चेहरे की ओर देखकर मन ही मन गर्म और बेचैन होकर उपेक्षा से बोले, आपने बहुत सी बातें कही हैं। आपसे साकार निराकार पर बहस करूं, इतना समय मेरे पास भी नहीं है। वो चूल्हे में जाए। आपके मामा एक क्यों 21 मूर्तियां गढ़कर घर में बैठकर पूजा कर सकते हैं, कोई हानि नहीं। मुझे तो केवल आपत्ति है मृदंग, ढोलक, झालर रात दिन कानों के पास पीट पीट कर अस्वस्थ बना देने में। आगंतुक ने थोड़ा हंसकर कहा, रात दिन तो बजते नहीं, फिर सभी उत्सव में थोड़ा बहुत हो हल्ला शोर शराबा तो होता ही है। फिर विजया को लक्ष्य करके बोला, सो यह अड़चन अगर कुछ होगी तो होने दीजिए। आप माँ की जाती हैं, संतान के आनंद का अत्याचार उपद्रव आप नहीं सहेंगी तो कौन सहेगा? विजया उसी तरह निरुत्तर बैठी रही। विलास व्यंग से सूखी हंसी हंसकर बोला, आपने तो मतलब गांठने के लिए संतान और माँ की उपमा दे डाली। सुनने में बुरी नहीं लगी, लेकिन अगर आप मुसलमान होते और मामा के कानों के पास मुहर्रम शुरू कर देते तो क्या वह उन्हें अच्छा लगता? जो भी हो, हमारे पास बेकार बकवास करने के लिए समय नहीं है। पिताजी ने जो आज्ञा दी है वही होगा। कलकत्ता से यहाँ लाकर मैं व्यर्थ ही ढोलक मृदंग झालरों से इनके कान बहरे नहीं होने दूंगा, किसी भी तरह नहीं। उसके ओछे व्यंग और अधिक बिगड़ उठने के कारण आगंतुक की आंखों की चमक बढ़ गई। उसने विलास की ओर आंखें उठाकर कहा, मुझे पता नहीं आपके पिता कौन है और उन्हें मनाही करने का क्या अधिकार है, लेकिन आपने मुहर्रम की जो उपमा दे डाली, सो अगर कि रोशन चौकी ना होकर मुसलमानों के ढोल ताशे होते तो क्या आप उन्हें इस तरह रोक सकते? यह केवल निरीह स्वजाति के प्रति अत्याचार नहीं तो और क्या है? विलास एकदम कुर्सी छोड़कर उछल पड़ा। लाल लाल आंखें करके भयानक आवाज में चिल्लाकर बोला, पिताजी के संबंध में सोच समझकर बात करो, कहे देता हूं, वरना अभी इसी समय तुम्हें दूसरे तरीके से बता दूंगा कि वह कौन है और उनका क्या अधिकार है। आगंतुक ने विलास के मुंह की ओर आश्चर्य से तो देखा, लेकिन उसके चेहरे पर भय की छाया दिखाई नहीं दी। दिखाई दी विजया के चेहरे पर। उसके घर में बैठकर उसी के एक अपरिचित अतिथि के प्रति किए गए इस अभद्र आचरण से क्रोध और लज्जा के मारे उसका सारा चेहरा लाल हो उठा। आगंतुक एक पल विलास के मुंह की ओर देखता रहा, लेकिन दूसरे ही पल उसकी पूरी उपेक्षा करके विजय की ओर आंखें फेर कर बोला, मेरे मामा बड़े आदमी नहीं हैं, उनका पूजा का आयोजन साधारण सा है, फिर भी आपकी निर्धन प्रजा का पूरे वर्ष का यही एकमात्र आनंद उत्सव है। हो सकता है आपको कुछ असुविधा हो, लेकिन क्या प्रजा के लिए आप इतना भी नहीं सह सकेंगी? विलास क्रोध से पागल सा होकर सामने की मेज पर जोर से घूंसा मारकर चीख उठा, नहीं, नहीं सह सकेंगी, कभी नहीं सह सकेंगी। मुट्ठी भर मूर्ख किसानों के पागलपन को सहने के लिए कोई जमींदारी नहीं करता। तुम्हें और कुछ कहना ना हो तो जाओ, हम लोगों का समय व्यर्थ नष्ट मत करो। यह कहकर उसने
हाथ से दरवाजा दिखा दिया। उसकी तीव्र उत्तेजना से पल भर के लिए आगंतुक सज्जन जैसे हतबुद्धि हो गए, कुछ कह नहीं पाए। लेकिन पिता से विजया ने थोथी शिक्षा नहीं पाई थी। उसने शांत और धैर्य से विलास की ओर देखकर कहा, आपके पिता मुझे बेटी के समान स्नेह करते हैं, इसलिए शायद उन्होंने इनकी पूजा बंद करा दी है। लेकिन अगर 3-4 दिन थोड़ा हो हल्ला होता भी रहे तो क्या हर्ज है। विजय की बात पूरी नहीं हो पाई थी कि विलास ने उतनी ही ऊंची आवाज में विरोध किया, ये हल्ला गुल्ला असहनीय है, आप जानती नहीं इसलिए। विजया ने मुस्कुराते हुए कहा, होने दीजिए हल्ला गुल्ला, 3 दिन ही होगा ना। अगर कलकत्ता होता तो आप क्या करते? वहां तो आठों पहर कानों के पास तोपें दगती रहें तो भी चुप रहकर सहना पड़ता है। यह कहकर वह आगंतुक युवक की ओर देखकर हंसते हुए बोली, अपने मामा से कह दीजिए कि वे हर बरस जैसी पूजा करते हैं इस बार भी करें, मुझे रत्ती भर भी आपत्ति नहीं है। आगंतुक और विलास बाबू दोनों ही आश्चर्यचकित होकर विजया की ओर देखने लगे। तो अब आप जाइए, कहकर विजया ने हाथ उठाकर साधारण सा नमस्कार कर लिया। अपरिचित सज्जन भी स्वयं को संभाल कर उठ खड़े हुए और नमस्कार तथा धन्यवाद के बाद विलास से भी नमस्कार करके बाहर चले गए। क्रोध के मारे विलास ने दूसरी ओर आंखें फिराकर उसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन विजया और विलास जान नहीं पाए कि वह अपरिचित युवक ही उस सर्वाधिक मुख्य आसामी जगदीश का बेटा है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।